एक लड़की की नई नई शादी होती है और शादी के बाद वो सपनों की पोटली लेकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल में बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत के बाद सारी रस्में निभाई जाती हैं। सास अपनी बहू पर लाड लड़ाना चाहती है। रात के वक्त वो रस्म निभाई जाती है जहां पर पति पत्नी शायद जिंदगी भर के लिए वो वादा निभाते हैं जिसके जरिए वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। दोस्तों, पहली रात थी और पहली रात को जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं तो पत्नी झटक कर पति को दूर कर देती है। कहती है कि मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं इस दुनिया से अपने आप को दूर कर दूंगी। कभी भी तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की किसी और से मिलने के लिए जाया करती थी, लेकिन पति जब देखता है और अपनी पत्नी का पीछा करता है तो वो लड़की झाड़ियों में खड़ी होकर किसी और से ही बातचीत करती है, लेकिन वहां पर जिससे वो बात करती है वो नजर नहीं आता है। पति ने कई बार पूछा कि तुम किससे बात करती हो, तो पत्नी ने कहा कि तुम मुझसे पूछने के अधिकारी नहीं हो। एक व्यक्ति अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है, कहता है कि मैं इस महिला का क्या करूं, इसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है, ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं। उसके गले में एक ऐसा, कहते ना कि एक ऐसा नाग लटक चुका था कि वो किसी से ये भी नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी मुझे अपने पास नहीं आने देती है। कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं, शायद जिन घटनाओं से ये समाज बहुत दूर रहता है। समाज के लोगों को उन बातों की सच्चाई ही महसूस नहीं होती है और पता नहीं चलता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आज की जो प्रेम कहानी, जो रोचक कहानी मैं आपको बताऊंगी, शायद इसमें कुछ लोग कहें कि प्यार अमर है, प्रेम गाथाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस कहानी के दो पहलू हमें देखने होंगे। एक पहलू वो लाचार पति, उसका क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी। दूसरी तरफ वो प्रेमी, कौन था वो प्रेमी जो नजर नहीं आता है। हमेशा वो बिना दिखे ही उस पति ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के उस प्रेमी को नहीं देख पाया था। आखिर ऐसा कौन सा प्रेमी था वो। बहुत रोचक स्टोरी है और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को भावुक भी कर जाएगी। कुछ पल इस कहानी या इस घटना में ऐसे आने वाले हैं। दोस्तों, ये घटना सच्ची घटना है, आज से करीबन 25 साल पहले की घटना है और आप सभी को झंझोर कर रखकर जाएगी। आज इस घटना के जितने भी किरदार हैं वो आज इस दुनिया में जीवित नहीं है। हालांकि उन किरदारों के बारे में कहा जाता है कि इन सबकी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी गलती रही थी, लेकिन आप लोग बताना इसमें किसकी सबसे ज्यादा गलती है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हाँ भाई, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। ससुराल में आकर अपना काम धाम भी देख लिया है। आप सभी लोगों ने मुझसे कई बार पूछा था, माँ का घर तो छोड़ना ही पड़ता है, माँ के घर की तो बात ही अलग होती है, लेकिन माँ के घर से जो मायका बनता है हमेशा उसमें रह तो नहीं सकते ना। वहां पर हक जता सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते। माँ का घर तो वो चौखट है जहां पर बेटियां आजादी की जिंदगी जिया करती हैं। अब चलिए, आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। राजस्थान के जयपुर में एक गांव पड़ता है। दोस्तों, शुरू से शुरू करूंगी और पूरी घटना को आपको अंत तक जरूर बताऊंगी। राजस्थान के जयपुर में जब एक गांव पड़ता है तो उस गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता है, यानी उस जमाने का 2000 में, यानी कहते हैं ना कि एक अमीर बोहरे का घर जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, यानी एक बहुत अच्छे इंसान का घर होता है। इस व्यक्ति का जो एक भाई होता है, वो भाई इसका मुंबई जैसे शहर में रहता है, यानी नामी जानी घर था। पैसों की कोई कमी नहीं होती है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर जो मुंबई में भाई रह रहा था, उसने इस घर के बेटे को अपने पास रखकर पढ़ाई करा रहा था, क्योंकि उस जमाने में भाई का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण था, रिश्तों को माना जाता था और अंत समय तक रिश्तों को निभाया जाता है। मुंबई में रहकर ये अपने भाई के बेटे को पढ़ा रहा था, लिखा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर जो गांव में भाई रहता है वो खेती बाड़ी और किसानी और अपनी बेटी के साथ वहां पर रहता है। बेटी को भी इस गांव में अच्छी शिक्षा मिल रही थी। दोस्तों, किसी के चरित्र से जुड़ी हुई बातें हैं तो ज्यादा जानकारी हम आपको नहीं देंगे। क्राइम की घटनाओं में भी जानकारी को यानी गोपनीय रखा जाता है। अब यहाँ पर कहा क्या होता है कि 2000 सन की बात होती है, यानी 2000 जब चलता है, इस गांव में जो ये व्यक्ति होता है
जो बड़ा किसान था, इसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है पहेली, यानी बहुत खूबसूरत नाम था और शायद पूरे गांव में क्या आसपास के लोगों का भी नाम नहीं था जिस तरह से इस लड़की का नाम रखा गया था पहेली। पहेली अपने ताऊ जी की बहुत लाडली थी, अपने पिता की भी बहुत लाडली थी और अपने दो भाइयों की भी बहुत लाडली थी, क्योंकि जो भाई मुंबई में रह रहा था, जो ताऊ जी मुंबई में रह रहा था, उसका एक ही बेटा होता है और एक बेटा वो अपने छोटे बेटे के यानी भाई के बेटे को मुंबई में पढ़ा रहा था। पहेली अपने पिता के साथ रहकर अपने पिता का साथ निभाती है, पिता का साथ देती है। दोस्तों पहेली बहुत ही चंचल थी, इतनी ज्यादा चंचल थी कि उसके वो मतलब बहुत ही, कहते हैं ना कि एक ऐसी लड़की होती है जिसे देखकर एकदम ऐसा लग जाता है कि ये कितनी खुशमिजाज है, इसके अंदर कितनी वाइब्स है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स है इनके अंदर और देखने में ऐसा लगता है कि इनसे हम घंटों तक बातें करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि इनसे हम कितनी देर तक बात कर सकते हैं, इनके अंदर कितनी अच्छी मतलब ऊर्जा है, कितना अच्छा इनका सोचने का तरीका है। इस तरह की यहाँ पर पहेली होती है। नाम भले ही पहेली था लेकिन वो बिल्कुल भी पहेली नहीं थी, खुली किताब थी, बहुत चंचल थी, बहुत नटखट थी। यहाँ पर पहेली 16वीं साल में चलती है। दोस्तों उस जमाने में 16 साल की लड़की को जवान माना जाता था। उस जमाना ही कहूंगी, 2000 की बात है, क्योंकि यहाँ पर लड़की को 13 से 14 साल की उम्र में कह देते हैं कि जब प्रकृति ने आदेश दे दिया तो उसके बाद लड़कियां जवान ही हो जाती हैं। पहेली 16वीं साल में चलती है तो पहेली के जो पिता होते हैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खत के जरिए अपने भाई के पास यानी खबर पहुंचाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर पहेली जो पानी भरने का भी काम करती है, सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली भी करती है। तो यहाँ पर एक लड़का होता है उसी गांव में जिसका नाम प्रताप होता है। अब पहेली ऊंची जाति से होती है, ये लड़का नीची जाति का होता है, लेकिन प्रताप बहुत खूबसूरत था। वो पहेली को हमेशा निहारता ही रहता था। पहेली जहां पर भी जाया करती थी इस लड़के ने वहीं पर आना जाना शुरू कर दिया था। जब ये हमेशा पहेली का पीछा किया करता था जो प्रताप होता है, तो इन दोनों की नजरें मिल जाती हैं। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पहेली हमेशा अपनी सहेलियों से कहती है कि देखो ये लड़का किसका है, ये हमेशा हमारा पीछा करता है ना। सहेलियां कहते हैं कि इससे दूर रहना क्योंकि ये नीची जाति का है और तुम ऊंची जाति की हो, बहुत बवाल हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता इस गांव के बारे में, यहाँ पर इन चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है। पहेली होश में हो जाना, तुम्हारे बाबूजी ये सब कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहेली कहती है कि मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और देखना जो मैं कहूंगी ना, जिस लड़के पर मैं उंगली रखूंगी मेरे बाबा उससे शादी कराएंगे। तभी यहाँ पर वो लड़कियां कहती हैं कि पहेली क्या अपनी मर्यादा को भूल चुकी हो, तुम्हें नहीं पता गांव में जो भाईचारा होता है वहां पर सभी बहन भाई होते हैं, तो इस लड़के से प्रेम कैसे कर सकती है। पहेली कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे इससे प्रेम हो गया है। बहुत लड़कियों से सुना है मैंने एक बार एक काम चालू किया था और मैं आपको बताऊं कि मैंने कई यानी जो प्रेम विवाह होता है यानी लव मैरिज आप लोग जिसे कहते हैं, उन लड़कियों का इंटरव्यू लिया था। दोस्तों यहाँ पर 90% लव मैरिज वाली जो लड़कियां होती हैं वो ये कहती हैं कि उस समय हमें होश नहीं रहता कि हम क्या करते हैं, हमें बाद में पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। और शायद कुछ लड़कियों का कहना है कि उनको तो कभी कभी पता ही नहीं चलता, वो ऐसे आहोश में आ जाती हैं कि अपने आप को इस दुनिया से दूर भी कर देती होंगी। जो लड़की प्रेम में इस दुनिया से जाती है, ये खुमान कुछ इस तरह का चढ़ता है। मैं हैरान हो गई थी उन लड़कियों के बयान सुनकर, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने फिर इस वीडियो को नहीं डाला क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगी। कमाल की बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि खुद को ही ना पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो यानी आप लोग एक ऐसी मस्ती में झूम रहे हो जो मस्ती किसी काम की नहीं है। अरे भगवान की मस्ती में झूमो जहां पर कुछ प्राप्त तो होगा आपको। ये आवारापन, और इसको आप कहते हो कि हम अपने आप में खो जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता। ये तो मैं आपको उन लोगों की बातें बता रही हूँ, केवल बातें बता रही हूँ। अच्छा, पहेली ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मेरे बाबा मेरी बातें मानेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रताप ने भी शुरुआत कर दी थी। प्रताप अब पहेली से चुपके चुपके मिलने लगा था।
उधर पहेली के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है। तार यानी हफ्ते में 15 दिन में पहुंचता है। वहां से फिर खबर आती है, दोनों ही भाई पढ़े लिखे थे। जो मुंबई में रहता है यानी जो इस गांव में रहता है, दोनों खतों को पढ़ना जानते थे। पहेली भी पढ़ी लिखी थी, प्रताप कम पढ़ा लिखा होता है। दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और मतलब थोड़े से ही नैन मटक्का होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जमाना और था। शायद एक नजर से ही महिलाएं अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस किया करती थी। बहुत ही ज्यादा लज्जा भरे काम थे उस जमाने में। आज जैसा जमाना थोड़े ही है, बाइक पर बैठो, पीछे जाओ, घूमो, स्कूलों की बच्चियां ऐसे काम कर रही हैं। आज जैसा जमाना नहीं था, वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर एक मर्यादा हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। दोनों जने अब मिलना जुलना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये लड़की अपने घर से कहती है कि बाबूजी मैं यहाँ पर जा रही हूँ, जबकि ये प्रताप से मिलने के लिए जाती है। मतलब यही सब कुछ चल रहा था और दोस्तों इसी तरह से इनका सब कुछ चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते हैं। अब इनकी बातें लंबी होने लगती हैं। यहाँ पर दोनों प्यार के वादे और कस्में पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले थे। ये बात एक सहेली से हजम नहीं होती, यहाँ पर जो पहेली को देखकर जला करती थी और वो पहेली की ही सहेली थी। वो कहती है यानी पहेली जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। अब पहेली ने उस खूबसूरत यानी उस सहेली ने पहेली के लिए कांटे बोने शुरू कर दिए थे। वो सहेली कहती है, यहाँ पर पहेली के पिता से कहती है कि आपकी बेटी इस तरह के काम कर रही है। ताऊ जी मैं तो आपको बता रही हूँ, मतलब उनके सामने अच्छी बनती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बरादरी है उसमें एक कोई दाग न लगे। तुम्हारी बेटी ने एक मतलब दूसरी जात के लड़के से प्रेम रचाया है, वो भी गांव का ही लड़का है। जब ये बात पिता को पता चलती है तो पिता हैरान हो जाता है और हैरानी में पिता अपना आपा खो देता है। पहेली को मारा पीटा जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। पिता एक लकड़ी की बनी हुई चेयर पर बैठता है और उस पर एक खत लिखता है। बड़े भाई से कहता है कि भाई मुझे इस बात का समाधान दे। पहेली यानी उस कमरे में बंद रहती है। दोस्तों पहेली को उसके अंदर ही खाना पीना दिया जाता है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है और इसके बाद वो खत भी आता है। बड़ा भाई कहता है कि तुम पहेली को लेकर मेरे पास आ जाओ। दोस्तों यहाँ पर जयपुर से रास्ता तय किया जाता है। पहेली को बिल्कुल प्रताप से दूर कर दिया जाता है। प्रताप से उसे मिलने भी नहीं दिया जाता और पहेली को ले जाकर मुंबई बिठा दिया जाता है उसके बड़े पापा के घर। वो उसे बड़ा बाबा कहा करती थी। वो बड़े बाबा के सामने उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है। बाबा मैं प्रताप के बिना नहीं रह सकती। देखो ना बाबा, पापा को कहा क्या जिद लगी हुई है, मैं कैसे रह सकती हूँ प्रताप के बिन। बाबा मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। बड़ा बाबा उसे गले से लगाता है और बड़ा बाबा समझाता है कि बेटी ये हमारी मर्यादा और हमारे मान सम्मान को एक गहरा धक्का होगा। यानी गांव में हम इस बात को छुपाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहेली को इस तरह से अपनी बातों में उलझाया जाता है। मुंबई जैसा शहर होता है और वहां पर एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर पहेली की जबरदस्ती पहेली को पिता का वास्ता दिया जाता है। पहेली बहुत नरम दिल थी। पहेली की जबरदस्ती एक लड़के से शादी कराई जाती है और लड़के का नाम यहाँ पर राकेश होता है। राकेश नाम का लड़का मुंबई का रहने वाला, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, बहुत सारा पैसा उसके पास। 2000 की बात होती है। आज से 2000 सन में आप जाकर देखो मुंबई के हालात कैसे थे। दोस्तों वहां पर एक साड़ी वाली और एक ऐसे पहनावे वाली लड़की की शादी जो गांव में पली बड़ी है, यहाँ पर राकेश से हो जाती है। राकेश से जब शादी होती है तो राकेश पहेली को देखकर एक नजर में ही बावला सा हो जाता है कि पहेली कितनी खूबसूरत है। वो पहेली से कहता है कि जैसा तुम्हारा नाम है ना, उसी तरह से तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक बहुत लड़कियों को देखा क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जितनी सुंदर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। आज तक भी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है पहेली, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। जैसे ही प्रताप पहेली के हाथ पर हाथ रखता है, पहेली अपना हाथ पीछे हटा लेती है। इसके बाद पहेली की शादी होकर यहाँ पर वो इस राकेश के घर में पहुंच जाती है। सास अपनी बहू को देखकर बड़ी खुश होती है। पूरी कॉलोनी में कहकर आती है कि देखो मेरे बेटे की बहू कितनी खूबसूरत आई है, क्योंकि ये लड़का सरकारी नौकरी में लगा हुआ था उस जमाने में। यहाँ पर जो राकेश होता है
तो यहाँ पर बड़ी खुशी मनाई जाती है इस बात की। अरे भाई, राकेश की पत्नी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, अरे इसका दिल कितना कोमल होगा। यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से जब सुहाग रात की बारी आती है तो सुहाग रात के दिन यहाँ पर जो पहेली होती है, पहेली अपने आप से बिल्कुल भी इस राकेश को छूने नहीं देती है। कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। और पहेली ने अपने जीवन की जितनी भी कथा थी वो पूरी खोल कर रख दी कि मैं प्रताप को ही पसंद करती हूँ और प्रताप के सिवा इस मेरे तन को कोई नहीं छू सकता। चाहे इस तन में आग लग जाए लेकिन कोई छू नहीं सकता है। इतने गुस्से में पहेली होती है। दोस्तों प्रताप एक पढ़ा यानी जो यहाँ पर राकेश होता है वो एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वो अपनी पत्नी को समय देना चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को समय दूंगा तो मेरी पत्नी धीरे धीरे संभल जाएगी और मुझे समझेगी। शायद वो उस प्यार की उम्मीद में ये सब कुछ करता है और यहाँ पर अपनी पत्नी को वक्त देता है। कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, लेकिन हम घर में ये सारी चीजें नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी लगती है ये देखने में, इसीलिए हम दुनिया के सामने इस रिश्ते को निभाएंगे। दोस्तों जमाना वो था जहां पर शायद ऐसी चीजें भी हो जाया करती थी। भूख इतनी नहीं थी लोगों में जितनी आज जग रही है। इसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर पहेली से अब पहेली अपने ससुराल में रहती है, मुंबई जैसे शहर में। अब एक दिन क्या होता है कि पहेली अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो मुंबई जैसे शहर में उसके कमरे में जो खिड़की होती है वो खिड़की यानी गली की तरफ होती है और वो रास्ता ऐसा था कि सुनसान रास्ता था, उस पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। वहां पर उसे प्रताप नजर आता है। पहेली एकदम से बैठी हो जाती है और कहती है कि प्रताप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रताप उसे ऐसे चुपके से एक इशारा करता है कि तुम मेरे पास आओ। प्रताप उसे बुलाता है, वो प्रताप के पीछे प्रताप प्रताप करती हुई उसके पीछे चली जाती है। दोस्तों वो ऐसी जगह पर ले जाता है इस पहेली को जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था, यानी बहुत खाली जगह थी। और वहां पर प्रताप इससे बात करता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुमने कैसे पता लगाया मैं मुंबई में हूँ। प्रताप कहता है कि तुम्हारे ताऊ जी यहाँ पर रहते हैं, बड़े बाबा, तो मुझे पता था, तुमने कई बार मुझे बताया है। अब यहाँ पर पहेली रोज इस प्रताप से मिलने के लिए इसी तरह से जाती है। जब ये इसी तरह से जाती है, जब ज्यादा मिलना जुलना हो जाता है, तो यहाँ पर प्रताप कहता है कि पहेली अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन दोस्तों सास जो थी वो पहेली को देखती है और वो यहाँ पर सास डर जाती है और वो सारी बातें यहाँ पर राकेश को बताती है कि राकेश तुम्हारी जो बीवी है या जो तुम्हारी पत्नी है वो जंगले की तरफ देखती है अजीब तरीके से, और जंगले की तरफ देखकर फिर वो उस खाली जगह में चली जाती है जहां पर कई इमारतें खाली पड़ी हुई हैं और वहां पर घंटों तक खड़ी हुई किसी से बातें करती है। बेटा मैंने तो 2 दिन देख लिया है, अब मुझे तुम्हारी पत्नी से डर लगने लगा है। उसने इस बात की शिकायत पहेली के परिवार वालों को भी दे दी थी, यानी उसके बड़े बाबा और उसके पापा को। अब प्रताप अपनी नौकरी को छोड़ता है, यानी छुट्टी लेता है और आज वो भी ये नजारा देखना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर जो पहेली होती है जंगले की तरफ देखकर, और उस जंगले की तरफ देखकर वो बिना सुध बुध खोए सीधा चलने लगती है और जाकर उसी जगह पर मानो किसी से बहुत मीठी मीठी बात कर रही थी। अब जैसे ही राकेश पहेली का पीछा करता है, पीछा करते करते वो देखता है कि पहेली किसी से बात कर रही है, तो राकेश जाकर पहेली के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही राकेश पहेली के सामने खड़ा होता है वैसे ही जो प्रताप है वो धुएं में उड़ जाता है। पहेली इस बात को देखकर उसके कदम पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर जो राकेश होता है पहेली को झंझोड़ता है, कहता है कि तुम क्या करती हो, किससे बातें करती हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। पहेली वो सदमे से में आ जाती है, उसे एकदम ठंड लगने लगती है और जैसे ही राकेश को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को घर लाता है। वो आकर बिस्तर में सिकुड़ कर पड़ जाती है। वो सोचती है कि वो कौन है। दोस्तों यहाँ पर अब वो दूसरे दिन का इंतजार करती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रताप होता है उसने पहेली को अपने साथ ले जाने की ज्यादा जिद ठान ली थी। दूसरे दिन क्या होता है कि फिर वो प्रताप खिड़की पर आता है और पहेली अब होश हवास में उसके पीछे जाती है।
होश हवास में जब उसके पीछे जाती है और वहां पर जाकर देखती है, उससे जब बातें करती है, तो प्रताप सीधा सीधा कहता है कि पहेली तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बहुत दिन हो गया है ये मिलना मिलाना, अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। पहेली कहती है कि नहीं, मैं एक प्रतिव्रता नारी हूं, मैंने कभी अपने तन को तुझे नहीं छूने दिया, कभी अपने पति को नहीं छूने दिया, मैं इधर उधर मेरा दिमाग बिखर चुका है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि कल जिस तरह से तुम धुएं में गायब हुए हो ना प्रताप, मुझे वो रात भूली नहीं जा रही है, वो दिन, और मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूं, मुझे ठंड लगती है तुम्हारे पास आते ही। प्रताप की आंखें बदलने लगती हैं, प्रताप के चेहरे का नूर बदलने लगता है, प्रताप एक बहुत डरावने चेहरे से दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह हो जाती है कि यहाँ पर जो राकेश था वो भी पहेली का पीछा कर रहा था। प्रताप अब घुर्राती हुई आवाज में कहता है कि पहेली तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पहेली तुम्हें मेरे साथ चलना है। पहेली समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ बात है। इतने में ही वहां पर जो राकेश होता है वो आता है और वो कहता है कि पहेली तुम आज फिर किसी से बातें कर रही हो। पहेली देख रही थी कि प्रताप के चेहरा बदल चुका था और वो पहेली को मारने के लिए उतारू था। पहेली राकेश के गले लग जाती है और राकेश पहेली को घर लेकर आता है और प्रताप उसका पीछा करता है। पहेली कहती है कि जल्दी घर चलो, ये कुछ और है, मेरा वो दोस्त नहीं है जिसे मैं गांव में जाना करती थी। इसके बाद दोस्तों पहेली गहरी बीमारी में घेर लेती है, इतनी ज्यादा वो बीमार हो जाती है कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसके बाद पहेली अपने बाबा को बुलाती है, बड़े बाबा को। यहाँ पर वो गांव से खबर लिखवाती है उस प्रताप की। जब वहां पर जांच पड़ताल की जाती है तो वहां पर पता चलता है कि प्रताप ने तो उसी दिन अपने आप को इस दुनिया से दूर कर दिया था जिस दिन पहेली की शादी हुई थी। यानी पहेली से जो मुंबई में मिलने के लिए आ रहा था वो कोई और नहीं था, प्रताप की आत्मा थी। यानी उसने तो अपने आप को इस दुनिया से दूर कर दिया था। दोस्तों पहेली और गहरे सदमे में चली जाती है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि पहेली को डॉक्टर भी नहीं बचा पाते हैं। उसके शरीर में कोई ऐसा रोग या ऐसी कोई चीज होती है कि उसे ठंड ही नहीं उतरती है। कई बाबाओं पर उसको दिखाया जाता है, मौलवियों पर दिखाया जाता है, लेकिन पहेली को कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। वो चीख चीख कर अपने बालों को फैला लिया करती थी, जितनी उसमें जान हुआ करती थी उतनी जोर से चीखती थी और कहती थी कि चले जाओ मेरी जिंदगी से, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन वो इस तरह से दर्शाती थी कि उसके पास कोई आ रहा है, उसे कोई छू रहा है, उसे कोई अपने साथ ले जाना चाहता है, यानी प्रताप उसे अपने साथ लेकर ही जाता है। दोस्तों यहाँ पर पहेली का अंत हो जाता है। वो पहेली जिसने अपने पति को पास नहीं आने दिया था, वो पहेली जिसने अपने प्रेमी को भी तन को छूने नहीं दिया था, लेकिन उसका अंत इतना भयावह होता है ये किसी को मालूम नहीं था। एक पिता की बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी, एक पति की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी, और जिस चीज को वो करना चाहता था, जो प्रेमी होता है, आखिरकार इस कहानी में प्रेमी की जीत होती है। क्या इस प्रेमी को आप सच्चा प्रेमी कहोगे, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। यहाँ पर इस घटना के बारे में मैं क्या आपसे चर्चा कहूँ, खुद मेरी जुबान पर लफ्ज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो प्यार प्यार की जगह है। अगर प्यार किसी की जान ले ले तो वो प्यार नहीं होता। मरने के बाद कोई प्यार ऐसा हो जाए तो फिर वो प्यार नहीं होता। पति बहुत रोता है क्योंकि पति को पहली नजर में ही पहेली से प्यार हो चुका था। पहेली इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन जो पहेली का अंत था ना, कहने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि पहेली की एक एक हड्डी नजर आने लगी थी। वो इतना तड़पती है, 2 महीने तक वो बिस्तर में तड़पती है। हर यतन जतन उसके पति ने कर लिए थे। 2 महीने तक अपनी नौकरी से छुट्टी लेता है, तनख्वाह भी नहीं लेता है क्योंकि वो नौकरी नहीं करता है, लेकिन वो अपनी पहेली को बचा नहीं पाता है। दोस्तों बहुत दुख भरे इसका जो अंत है, बहुत दुख भरा है। यहाँ पर उसके बाद की घटना के बारे में नहीं पता कि पहेली क्या प्रेमी के साथ ही रहती है या उसकी आत्मा को शांति मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक का मालूम है, जब तक पहेली इस दुनिया से जाती है, जब तक यहाँ पर पहेली को एक आत्मा सताती है और वो उसके ऊपर बहुत हावी हो जाती है। तो मैं कहती हूँ ना, जो भी कार्य करना है, 2000 की घटना है, सोच समझ कर कीजिए।
अपने कार्यों पर ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है आपके आने वाले कल के लिए कि आप क्या कर रहे हो। आने वाला जो कल है आप आज ही तय कर दोगे। हम आज सोचेंगे कि हम कल वो करेंगे, हो ना हो, लेकिन होने के चांस तो है ना। हमने किसी से प्रेम किया तो रिजल्ट कल निकलेगा, आज अभी नहीं निकलेगा। आज आपको बहुत सुहाना लग रहा है। मैंने जितनी भी प्रेम कहानी या प्रेम जो लव स्टोरियां होती है उन लड़कियों से बात की, उन्होंने कहा कि पूरा भूत ना एक बच्चे होने के बाद उतरता है कि प्रेम कहानी या लव स्टोरी या प्रेम विवाह क्या होता है। करीबन 7% लड़कियां ही ऐसी हैं जिन्हें प्रेम विवाह करने के बाद एक अच्छा जीवन मिला है, और करीबन यहाँ पर 7% ही ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अरेंज मैरिज की है, और 7% हैं जिनके साथ धोखा हुआ है या गलत हो रहा है, वो भी उनकी ही गलतियों के कारण, क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज कर दी जाती है और उनका प्रेमी पहले से ही बैठा हुआ होता है और वो पति को धोखा दे देती हैं। तो सोच कर देखिए, प्रेम और एक माँ बाप की मर्जी के विवाह में कितना अंतर होता है। लड़कियां चाहती हैं कि हमारा प्रेम विवाह हो, लेकिन आपको नहीं पता आप जिसको पसंद कर रही हैं, क्योंकि आपको इतना ज्ञान तो होता नहीं है। माँ बाप हर चीज को तलाश कर करते हैं, तो उसमें आपसे भारी गलती हो सकती है और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, एक कहानी आप लोगों के सामने रखी, सच्ची घटना है, 100% सत्य है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, इसके बारे में भी बताना। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेम में पागल हो चुकी थी, लेकिन उसका पति साफ साफ कहता है कि उसको प्रेमी लेकर गया था, जो प्रेमी भूत बनकर उसके पास रोज आया करता था। सोच कर देखिए, वो रोज एक ऐसी आत्मा से बात कर रही थी जो इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक घटना समाप्त होने के साथ साथ कई सवाल और जवाब खड़े कर जाती है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि ये घटना ही बहुत बड़ी है। कल आप सभी के नाम लिए जाएंगे, और अब आप लोगों से प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार करती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।